आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमजद अली खान। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन शुरू करूंगा। इस विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय लोकतंत्र क्या एवं क्यों, इस टॉपिक पर हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। इस टॉपिक पर पीछे हमने चर्चाएं की। हमने इस टॉपिक पर पीछे एक वीडियो बनाया और उसमें हमने बातें की लोकतंत्र क्या है, जिसमें हम लोगों ने लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा इसके बारे में अध्ययन किया। उसके अलावा लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हमने दुनिया के अलग अलग देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में भी अध्ययन किया कि क्या वास्तव में वहां लोकतंत्र है या नहीं है, केवल दिखावा करते हैं लोकतंत्र का। इस बारे में हमने चर्चाएं शुरू की। अब हम लोग आज जो शुरू करेंगे वह यह है कि लोकतंत्र क्यों, आखिर लोकतंत्र की जरूरत क्यों है, इस बारे में हमने चर्चाएं शुरू करनी है। इससे पहले हम लोकतंत्र के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। लोकतंत्र के प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार की होती है। लोकतंत्र की प्रकार दो प्रकार की होती है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इन दोनों लोकतंत्र में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जब जनता शासन सत्ता में स्वयं भागीदारी सुनिश्चित करें, शासन सत्ता जनता द्वारा स्वयं चलाया जाए, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहा जाता है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी जनता अपने पसंद के एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और वही प्रतिनिधि शासन करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लोकतंत्र के प्रकार के बारे में बातें कर ली। अब हमारा जो आज का मूल टॉपिक है जिस पर चर्चाएं शुरू करनी है वह यह है कि लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्यों। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र क्यों यानी हम देखते हैं कि लगभग मध्यकाल में हम देखते हैं कि लगभग दुनिया के सभी देशों में राजतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं मौजूद थी, जिसमें सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति के अंदर निहित थी, जो राजा, बादशाह या अलग अलग नामों से जाना जाता था, और उसी के अंदर सारी संप्रभुता निहित होने के कारण वही सर्वोच्च निर्णय लेता था और वह अपने हिसाब से शासन करता था। उसमें जनता का फायदा हो या नुकसान हो, इसकी परवाह उसे नहीं थी। ऐसी व्यवस्था राजतांत्रिक शासन व्यवस्था कही जाती थी, जो शक्तियों के बल पर ऐसी व्यवस्थाएं पनपती थी। और इसी व्यवस्था के विरुद्ध जो नई व्यवस्था आई, जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित होने लगी, ऐसी व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाने लगी। और विश्व के सभी देशों में लगभग ऐसी व्यवस्थाएं प्रचलित है। हालांकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया नहीं गया है, जैसे सऊदी अरब की बात कर लें, जैसे उत्तर कोरिया का बात कर लें, क्यूबा की बात कर लें, और बहुत सारे देश हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था, जितने भी शासन व्यवस्था है, उसमें सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार सुनिश्चित होते हैं और न्याय पर बल दिया जाता है। लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। इसलिए यह व्यवस्था जो है सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था में सबसे सर्वोत्तम रूप वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत क्यों पड़ी इसकी चर्चा करने के लिए हम चीन और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना
करेंगे, तब जाकर के हमें पता लगेगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब भारत और चीन की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हम लोग अध्ययन करेंगे। 1858 ईस्वी और 1861 ईस्वी के मध्य, यानी इस वर्ष जो है पूरी दुनिया में अकाल पड़ी, अनाज की कमी हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व के लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए, यानी भूख से मरे 3 करोड़ लोग, इतने लोग मरे। अब हम लोग भारत और चीन के संदर्भ में बात करेंगे तो देखेंगे कि चीन में अकाल से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और ज्यादा लोग मरे। वहीं भारत में देखेंगे तो इस अकाल से कम लोग प्रभावित हुए और यहाँ कम लोग मरे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अंतर था। जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह दुनिया के अन्य सभी देशों में सबसे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में लोगों की खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की गई थी और खाद्य सुरक्षा के लिए, लोगों के भोजन के लिए यहाँ पर सरकार ने पहले से नीतियां बनाई रखी थी और उसी नीतियों से हमें फायदा मिला कि अकाल के समय लोगों को हम खाद्य सुरक्षा यानी खाद्य उपलब्ध करा सके। वहीं दूसरी ओर चीन की बात करें तो वहां पर ऐसी कोई नीतियां नहीं थी क्योंकि वहां पर लोकतंत्र की सरकार होते हुए भी एक पार्टी की सरकार होती है, साम्यवादी पार्टी की सरकार होती है और वहां पर प्रेस मीडिया को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है, वहां पर लोगों को सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं होता है और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी ऐसी कोई नीतियां नहीं थी जिससे लोगों के अधिकार सुरक्षित हो सके। इसलिए भारत और चीन की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा अंतर देख सकते हैं। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जरूरत होती है, यानी लोगों के अधिकार सुरक्षित हों, लोगों को समानता का अधिकार मिले, लोगों को बोलने की आजादी मिले, लोगों को उनके बराबर सभी समान रूप से न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोकतंत्र हमारे लिए जरूरी होती है। तो हम देखेंगे लोकतंत्र जरूरी होती है तो हम आगे इसमें बात कर लेते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कुछ गुण भी होते हैं, उसके साथ कुछ दोष भी होते हैं, यानी जहां पर कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ कमियां भी मौजूद होती हैं। कुछ लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आलोचना करते हैं इसी कारण। तो हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देंगे और दूसरी तरफ बात करेंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देकर के। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क उसके गुण के बारे में बताएंगे, उसके फायदे के बारे में बताएंगे और विपक्ष में तर्क जो होगा उसके नुकसान के बारे में, उसकी कमियों के बारे में अवगत कराने वाले हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देख लेते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देख लेते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं। बात करें पहला तो सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार जो है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के प्रति सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है। एक बात है हम लोगों ने ये देख लिया, यानी जो भी सरकार गठित हो रही है वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और इसीलिए वह जनता के प्रति जवाबदेही भी उनकी रहती है और इसलिए जनता के हित के अनुरूप वे कार्य करते हैं। इसलिए यह व्यवस्था जो है सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में सबसे उचित मानी जाती है। दूसरी बात देखें, विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय
लेने का अधिकार। यानी लोकतंत्र में जब भी कोई सर्वोच्च निर्णय लिए जाते हैं तो उस पर विचार विमर्श होता है। जैसे कि मान लीजिए हम चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वह जाकर के पार्लियामेंट संसद में बैठते हैं या प्रांतीय विधानसभा में बैठते हैं, और जब भी कोई कानून का निर्माण होता है तो कानून निर्माण से पहले बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, लोगों के जो विचार होते हैं वह खुल करके सामने आते हैं और इस तरीके से कानून का निर्माण होता है। यानी कोई भी फैसला होता है तो एक विचार विमर्श के माध्यम से सर्वोच्च निर्णय लिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तीसरी बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और इन अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका के द्वारा होता है। यानी लोगों को अपनी विचार रखने की, लोगों को सरकार की आलोचना करने की, लोगों को संगठन बनाने की, लोगों को चुनाव में भाग लेने की, यानी सभी लोगों को तमाम आजादी रहती है कि वह खुल करके सारे कार्य कर सकें, अपनी बातों को रख सकें। समानता का अधिकार होता है जिसमें सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए, सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का, या रंग के आधार पर, या नस्ल के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़ा गुण यह है कि समानता, यानी सबको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है और सबको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तीसरी बात उसी में जोड़ लेते हैं, न्यायिक व्यवस्था, यानी जो कानून है सबके लिए बराबर है, यानी विधि के समक्ष समानता। हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून है, या वो गरीब हो या अमीर हो, या वह किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति के लिए कानून जो है बराबर है। यानी न्यायिक व्यवस्था में भी समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो तीसरी बात होगी स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय, ये लोकतंत्र के गुण के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क क्या है उसके बारे में जान लें। लोकतंत्र के विपक्ष में जो तर्क हैं उस तर्क को हम कमियों के रूप में भी देख सकते हैं, कमियों के रूप में भी देख सकते हैं। विपक्ष मतलब है उसके विरोध, उल्टा। लोकतंत्र में कौन सी कमियां हैं, कौन सी हानियां हैं, कौन से दोष हैं, इस पर चर्चाएं शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो सरकारें गठित होती हैं वह अस्थायी होती हैं। पहली कमियों के रूप में दिखा सकते हैं अस्थायी सरकार। अब कैसे भाई, देख लें। यानी जनता के द्वारा एक निश्चित समय या अवधि के लिए सरकारें गठित की जाती है और इस तरीके से यह सरकार जो है अस्थायी सरकार होती है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए इसे बनाई जाती है। दूसरी बात कर लें, फैसले लेने में देरी, फैसले लेने में देरी, यानी सर्वोच्च निर्णय या फैसले लेने का अधिकार जो है लोकतंत्र में विचार विमर्श के माध्यम से होता है। किसी एक व्यक्ति को सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब सर्वोच्च निर्णय लेने की बात होती है तो उस पर विचार विमर्श होते हैं, बहस होते हैं, तब फैसले होते हैं। इसलिए स्वतंत्र लोकतंत्र में इस कमी को देखा जा सकता है, इसकी को लेकर के लोग इसकी आलोचनाएं करते हैं। तीसरा बात करें, राजनीतिक लड़ाइयां, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए राजनीतिक लड़ाइयां।
राजनीतिक लड़ाइयां। प्यारे बच्चों, जो राजनीतिक दल हैं वह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गलत बयानबाजी करते हैं, जिससे कभी कभी समाज में अव्यवस्थाएं भी फैल जाती है। और इनका एक ही मकसद होता है सत्ता को प्राप्त करना। राजनीतिक दल जो हैं उनका मूल उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करके लोगों के ऊपर शासन करना। इनका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए लोगों के हितों की रक्षा करना, लोगों के लिए लड़ना, लोगों की आवाज को उठाना और लोगों की मांग को मनवाना, वे काम छोड़ करके इनका जो मूल मकसद होता है सत्ता पर काबिज हो जाना, सत्ता पर चले जाना। इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, राजनीतिक लड़ाइयां होती रहती हैं। और इसलिए हमारी देश की नीतियां या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं जहां पर अपनाई गई है वहां की नीतियां इनकी वजह से प्रभावित होती रहती है। चौथा देख ले, चुनावी खर्च। चुनावी खर्च लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है, सरकारें बनाने के लिए चुनाव होती हैं, उन चुनाव में बड़े ही खर्च होते हैं। यह प्रक्रिया जो है बड़ी खर्चीली है और इसमें जो है इतने खर्च किए जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों के मत को भी खरीदने की कोशिश की जाती है। और चुनाव में वही विजयी होता है जिनके पास धन हो, जो बल वाला हो, शक्तिशाली हो। यानी धन और बल के आधार पर चुनाव को प्रभावित करते हैं और यह प्रक्रिया जो है बड़ी खर्चीली है, इसलिए लोग इसकी आलोचना करते रहते हैं। अगला बात कर लें, यह व्यवस्था जो है इसमें जब चुनाव में उम्मीदवार सामने आते हैं हमारे, तो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं कि उनके हित क्या हैं, उनकी सोच कैसी है। जब यह चुन करके जाएंगे तो हमारे लिए क्या कार्य करेंगे, हम जो है एक अनुमान लगाकर ही हम अपने नेता का चुनाव कर लेते हैं और उसे अपना मत दे देते हैं। और जब वह जीत कर चला जाता है तो फिर वह हमारी जो मांगे हैं उसे भूल जाता है, जो हमारे हितों की रक्षा है उसे भूल जाता है और उसका एक ही मकसद हो जाता है कि अपनी राजनीति को चमकाना और अपने स्वार्थ को पूरा करना। ये उनकी कार्य प्रणाली हो जाती है। तो हम किसी को चुनाव में जो प्रतिनिधि आते हैं उनको हम पहले से नहीं जानते होते रहते हैं। तीसरी बात, अगली बात हो गई। अब जो नेक्स्ट है उसमें बात करेंगे कि जो सरकारें गठित होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब चुनाव संपन्न होते हैं तो किसी एक पार्टी को जब बहुमत नहीं मिल पाता है तो ऐसा होता है कि जो बड़ी पार्टी होती है या अन्य पार्टियां होती हैं वह बहुमत के लिए कई पार्टियां मिल करके, कई राजनीतिक दल मिल करके गठजोड़ बना लेती हैं और गठजोड़ के आधार पर वह बहुमत सिद्ध करती हैं और सरकार बना लेती हैं। तो इस प्रक्रिया में यह होता है कि जिसे हम रोकने के लिए अपना मतदान जिस पार्टी को दिए रहते हैं, जिस राजनीतिक दल को अपना मतदान करते हैं, मत देते हैं अगली पार्टी को रोकने के लिए कि वह सरकार में न आए, और चुनाव संपन्न होने के बाद ये दोनों अलायंस कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और दोनों मिलकर के सरकार बना लेते हैं, जिससे जनता के साथ धोखाधड़ी सिद्ध होती है। यानी जनता का विश्वास जो है वहां पर समाप्त होता दिखाई देता है। तो यह नीति जो है यह बिल्कुल गलत लगती है कि हम जिसको रोकने के लिए चुनाव में मतदान करते हैं वही और अन्य पार्टियां मिलकर के सरकार बना लेती हैं। तो यह गलत नीति प्रणाली इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के तर्क में हम देख सकते हैं। तो हमने बातें कर ली, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिए, विपक्ष में तर्क दिए। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की व्यापक अर्थ। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ। चूंकि
लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है प्रतिनिधित्व वाली सरकार होती है। अब इसके बारे में बता रहे हैं अभी, प्रतिनिधित्व वाली सरकार। अब प्रतिनिधित्व वाली सरकार का मतलब यह है कि जनता जो है स्वयं में शासन नहीं करता, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करता है, और यही प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकारें गठित होती है। इसलिए लोकतंत्र को कहा जाता है कि एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के द्वारा यह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो व्यापक अर्थ आता है वह प्रतिनिधित्व वाली सरकार गठित करने का आता है, और इसमें लोग अपनी इच्छा से अपनी पसंद के उम्मीदवारों का चयन करते हैं और वही इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई सर्वोच्च निर्णय लेने पड़ेंगे तो सभी व्यक्ति एक साथ बैठ करके कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि सभी व्यक्ति जो हैं एक तरीके के नहीं हैं, सभी व्यक्ति जो हैं कुशल नहीं है, सभी व्यक्ति जो हैं विद्वान नहीं है, लोगों के नेचर अलग अलग हैं। इसलिए फैसले सभी लोग आपस में मिलकर नहीं ले सकते, इसीलिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, और ये प्रतिनिधि ही जनता के हितों की रक्षा के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं। और दूसरी बात ये भी देख लेते हैं कि सभी लोग मिलकर के किसी भी शासन को संचालित नहीं कर सकते, इसलिए लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। उसी के बल पर लोकतांत्रिक फैसले लिए जाते हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो हमने बातें कर ली लोकतंत्र के व्यापक अर्थ के बारे में कि प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र ही उचित होता है, क्योंकि यह लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए करता है कि ताकि सभी लोग एक साथ बैठकर कोई बड़े फैसले या कोई बड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ लोकतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, उस लोकतंत्र के प्रकार के बारे में भी हमने अध्ययन किया, और लोकतंत्र के गुण एवं दोष, उसमें हमने लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिया और विपक्ष में तर्क दिया। इस पर हमने चर्चाएं आज समाप्त कर ली। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर हमने 2 वीडियो आज कंप्लीट कर लिया। ये आखिरी वीडियो था, मैं अपना चैप्टर यही समाप्त कर रहा हूँ। अब अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, जिसका चर्चा होगा, जिसका प्रकरण होगा, जिसका शीर्षक होगा संविधान निर्माण। संविधान कैसे बना, इस बारे में अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। मैं अपना लेक्चर, अपनी चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।